जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यालयपुर में। आज की आपकी जो मैराथन ईवीएस क्लास मैराथन है, जो आपकी पर्यावरण शिक्षा शास्त्र में जो आपके 26 नवंबर से लेके अभी तक जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, 26 नवंबर तक के जो एग्ज़ाम हैं उन सब के एनालाइज करके हमने ये क्लास बनाई है। कुछ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमारी क्लास में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास को, हमारी मैराथन क्लास को। चलिए एक बार सब लोग आप लोग शेयर कर दीजिएगा कि आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। उससे पहले एक बार शेयर कर दें और साथ ही लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जाने से पहले क्लास को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास को। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हमारी क्लास को। दीजिए, ये आप सभी के सामने ये आपका पहला क्वेश्चन रहा है। तो चलिए 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 सब लोग आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन के लिए मैं 20 सेकंड भी दूंगी टाइम के साथ आपको। भ्रूण का लिंग निर्धारण के दौरान होता है। अगर कोई भ्रूण है और उसका लिंग निर्धारण होता है तो वे किस समय होता है? गर्भकाल के दौरान, भ्रूण काल के दौरान, गर्भधारण के दौरान या जन्म के समय? तो लीजिए, सबसे पहले तो मैं आपको 20 सेकंड दे देती हूँ इस क्वेश्चन के लिए। तो आप जल्दी से आंसर देते हुए चलेंगे कि आपका आंसर क्या होगा। सब लोग फटाफट आंसर करेंगे। एक बार शेयर कर दीजिएगा क्लास को कि आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सब तक ये क्लास पहुंचा दीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा क्लास को। और जाने से पहले जब पूरे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लें, जाने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर जाइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो लीजिए, आपका टाइम भी ख़त्म हो चुका है और इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, गर्भधारण के समय। जब कोई स्त्री गर्भधारण करती है उसी समय वो बच्चा आपका जो भी है, मतलब या चाइल्ड जो आपका गर्ल है या बॉय है, तो उसके बारे में लिंग निर्धारण हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भाषा विकास की अवस्थाएं हैं। भाषा के विकास की जो आपकी अवस्थाएं हैं वो होती हैं 4, 3, 6 या 5। लीजिए, इसका टाइम दे देती हूँ मैं आपको। जल्दी से आप सब लोग आंसर लगा दीजिएगा इसका। फटाफट सब लोग आंसर लगाते हुए चलिएगा। तो आपसे पूछा गया है भाषा का विकास जो होता है किसी बच्चों में, या हम किसी भी कोई इंसान सीखता है कोई भाषा का, तो उसका कितने चरण में आप देखने को मिलेंगी, कितनी अवस्थाएं आपको उसकी देखने को मिलेंगी भाषा सीखने के लिए। तो जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। इसका आंसर आप क्या लगाने वाले? आई हो आप सब लोग आंसर लगाते हुए ज़रूर चल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो भाषा की जो अवस्थाएं होती हैं विकास की, वो 4 अवस्थाएं होती हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष एवं मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, ये आपसे पूछा गया। लीजिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसमें टाइमर दे देती हूँ। आप जल्दी जल्दी इसका आंसर करते हुए चलेंगे। ये पूछा गया है, अगर कोई बालक 10 वर्ष का है और उसकी मानसिक आयु कितनी है, 12 वर्ष की। वो उसका उम्र तो 10 वर्ष की है, मगर उसका जो मानसिक विकास हो रहा है वो कितने हो रहा है, एक 12 वर्ष के बच्चे की तरह हो चुका है। तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा, आप इसका आंसर क्या लगाने वाले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 120। तो जब आप 10 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो आपका 120 आंसर आ जाएगा। मतलब बुद्धि लब्धि निकालने के लिए उम्र और उसके जो मानसिक आपसे बताई गई है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आई होप आप सब लोग आंसर करते हुए चल रहे हैं। सब लोग करते हुए ही चलिएगा। तो चलिए अब चलिए, जलमंडल पर मानव द्वारा कई विकासात्मक गतिविधियों के कारण होता है। विकासात्मक क्या है, कौन सी गतिविधियों के कारण होता है? मृदा अपरदन, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण या भूमि प्रदूषण? क्या होता है, कौन सी गतिविधि का कारण आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आपको बताना। तो लीजिए, ये टाइम है आपके पास। इस टाइम में आप जल्दी से मुझे आंसर दीजिएगा। चलिए फटाफट आंसर दीजिएगा। आप लोग क्या आंसर लगाने वाले? जलमंडल पर कहाँ पे पूछा है उसने? जलमंडल पर पूछा है। जलमंडल पर मानव द्वारा कई विकासात्मक गतिविधियों के कारण हो सकता है। अगर देखिए, जलमंडल के आसपास मतलब पानी वाली जो जगह है वहाँ पे पूछा गया है। तो जल्दी से पहले तो आंसर करिएगा आप लोग। तो आई होप आप सबने आंसर कर दिया होगा। 20 सेकेंड आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए दिए गए हैं।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका जल प्रदूषण। मान लीजिए ये आपका एक जलीय क्षेत्र है और यहाँ पे आप कोई आसपास कोई विकासात्मक कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बना रहे हैं या कोई कुछ चीज़ों का विकसित कर रहे हैं, यानी कोई भी फैक्ट्री वगैरह लगा रहे हैं। तो अब देखिए फैक्ट्री हुई, बिल्डिंग्स वगैरह हुई, तो उसका जो कचरा निकलने वाला है सब लोग कहाँ पर डाल के आएंगे, उस जल क्षेत्र में आपका ये कचरा वगैरह डाल के सब कहाँ पर आएंगे, इस जल क्षेत्र में आएंगे। तो इसके कारण क्या होगा, आपका विकास तो हो गया मगर विकास के साथ साथ आपने कितनी सारी गतिविधियों को बाधित कर दिया है, आपने उस जल मंडल को बाधित कर दिया है। इसके कारण आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पे जल प्रदूषण देखने को मिलेगा। ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के साथ कि मिशन जिसमें गांधी जी के चश्मे का लोगो और नारा है, एक कदम स्वच्छता की ओर, है ना। एक कौन सा मिशन है जिसमें गांधी जी का आपका क्या दे रखा है, चश्मे का, ये आपका जो गांधी जी का चश्मा है इसका ऐसे एक लोगो बना हुआ है और उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा नीचे उसका एक नारा देखने को मिलेगा, एक कदम स्वच्छता की ओर। तो ये किस मिशन का है, स्वच्छ भारत मिशन का है, निर्मलता अभियान का है, संपूर्ण स्वच्छ भारत अभियान का है या सशक्त भारत अभियान का है, किसका है। जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका कि ये लोगो जो लगा हुआ है ना, ये आपका कौन से अभियान का है, ये पूछा गया है। तो जल्दी से आंसर आप सब लोग करते हुए चलेगा। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप क्या डालने वाले हैं ये भी लिखते हुए चलिएगा। तो चलिए फटाफट आंसर करते हुए चलते हैं अपन और जल्दी जल्दी आंसर लगाते हुए भी चलते हैं। सब लोग आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगाने वाले हैं। चलिए आई होप आप सबने आंसर कर दिया होगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है स्वच्छ भारत अभियान। अच्छा ये बताइए स्वच्छ भारत अभियान चालू कब से हुआ, तो याद रखिएगा स्वच्छ भारत अभियान जो था वो 2014 से चालू किया गया था। डेट क्या थी उसकी, तो 2 अक्टूबर से इसे चालू किया गया था। कब से किया गया था, 2 अक्टूबर से इसे चालू किया गया था। 2014 में पहली बार स्वच्छ भारत अभियान को स्टार्ट किया गया था। अच्छा 2 अक्टूबर को क्या होता है, तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है। और क्या होता है, तो लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे 2nd नंबर के पीएम हैं, इनका भी जन्म दिवस यानी इनकी भी जयंती मनाई जाती है। तो दोनों डेट अच्छे से याद रखते हुए आपको चलना है। चलिए ये डेट इसलिए याद रख लीजिएगा क्योंकि अभी बीच में किसी राजनेता में विवादास्पद इस पे बयान दिए थे, तो इसलिए आप याद रख लीजिएगा ताकि अगर बाई चांस कभी पूछ लिया जाए तो आपको याद हो ना कि गांधी जयंती के अलावा और कौन सा दिवस है। तो हमारे 2nd नंबर के लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे पीएम रहे हैं उनकी जयंती भी है, ये भी आप याद रखिएगा। स्वच्छ भारत अभियान आपका 2 अक्टूबर 2014 से स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इसका जो लोगो है वो चश्मा है, गांधी जी का चश्मा, और साथ में नीचे लिखा हुआ है एक कदम स्वच्छता की ओर, ये नारा भी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। फाल्कन मार्ग के अनुसार, फाल्कन एक मिसाइल है उसके बारे में पूछा है। मार्ग के अनुसार पानी की कमी तक होती है जब, है ना। अच्छा सॉरी ये आपका फाल्कन 9 वो नहीं है, ये आपका एक हम बोल सकते हैं वैज्ञानिक है, उनके अनुसार बताएगा। सॉरी, पानी की उपलब्धता 1000 क्यूबिक मीटर आपके प्रति व्यक्ति दिन से कम होती है। मतलब एक दिन में एक व्यक्ति जो है वो आपका कितना पानी की ज़रूरत पड़ती है उसे 1000 क्यूरी, है ना। पानी की कोई कमी नहीं है, बाढ़ है या पानी की आपकी उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 क्यूरी मीटर से अधिक है। एक तो इसमें कम का दिया है, एक तो इसमें मार्क, ये पानी को नापने वाला एक आपका छोटा सा वो हो जाएगा, तो इसलिए आपसे पूछा गया है ना। चलिए बताइए इनके अनुसार, है ना, फाल्कन मार्क के अनुसार पूछा गया है। चलिए अब जल्दी से आंसर दीजिएगा, मैं आपका वो लगा देती हूँ, आप जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का फटाफट। चलिए आप लोग क्या आंसर लगा रहे हैं, सब लोग आंसर देते हुए चलेगा। आई होप आपने रीड कर लिया होगा अच्छे से और आप लोगों ने आंसर भी टाइप कर दिए होंगे। प्लीज़ एक बार शेयर कर दीजिएगा क्लास को ताकि सब लोगों तक क्लास पहुँच जाए। और अगर आप लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक ज़रूर कर दें। तो एक बार चला आप जल्दी जल्दी सब लोग आंसर दीजिएगा, जल्दी जल्दी आंसर्स को लगा दीजिएगा। लीजिए आपका टाइम भी ख़त्म हो चुका है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। 10 आपको एक व्यक्ति को एक दिन में आपको 1000 क्यूरी से भी कम पानी की आवश्यकता होती है, ये हमको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि पानी पंचायत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। पानी पंचायत आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, ये आपसे पूछा गया है। लीजिए आप आंसर दीजिएगा इसका, क्या आप आंसर क्या देने वाले हैं, जल्दी से आंसर दीजिएगा। विशाल राव
सालुखे, मनोहर दास, अलमा रुइया या राजेंद्र सिंह। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि आप आंसर क्या देने वाले। फटाफट आंसर देते हुए चलेंगे सब लोग। आई होप आप सबने आंसर टाइप भी कर दिया होगा। चलिए टाइम भी ख़त्म हो चुका है और इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो विशाल राव आपके जो सालुख्य थे इनके द्वारा आपका पानी पंचायत, कौन सा पानी पंचायत जो आंदोलन है ये आपका स्टार्ट हुआ था। ये भी आप याद रखते हुए चलेगा। पानी पंचायत नाम का एक आंदोलन है जो विशाल सालुख्य द्वारा से स्टार्ट किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। प्रदूषित जल के आपके द्वितीय उपचार से OBOD मतलब जो आपका बायो जो ऑक्सीजन आपका रहता है उसके बारे में पूछा गया है का कितना प्रतिशत भाग निकल जाता है। क्या पूछा गया है इसमें कि प्रदूषण जल के द्वितीय उपचार, जो द्वितीय उपचार यानी BOD का कितना प्रतिशत भाग निकाल दिया जाता है या निकल जाता है, ऐसा पूछा है। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, मैं आपको टाइम दे देती हूँ। 85%, 30%, 50% या 42%, ये आपसे पूछा गया। आंसर दीजिएगा आप लोग जल्दी जल्दी सब लोग, है ना। कि जो आपका जो उपचार होता है, द्वितीय उपचार होता है प्रदूषित रही पानी को साफ करने के लिए BOD में, तो पूछा है उसमें BOD कितने प्रतिशत तक निकाल दिया जाता है, ये पूछा है। जल्दी से इसका आंसर देते हुए चलेगा। आई होप आप सबने आंसर दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 85% तक निकाल दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए दूसरे, है ना, जो आपकी इसमें जो ऑक्सीजन डिमांड होती है आपकी, है ना, तो उसके बारे में पूछा गया है। विश्व में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में भारत का स्थान है। क्या बोला उसमें? विश्व में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्ध मतलब प्रति साल एक व्यक्ति को कितने पानी की उपलब्धता के मामले में हमारे भारत का स्थान कौन सा है, ऐसा आपसे पूछा गया है। लीजिए इसका आंसर आपको देना है। 101वां, 131वां, 132वां या 133वां, कौन सा आंसर रहेगा? आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको कमेंट करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं। जल्दी से सब लोग कमेंट करते हुए चलेंगे, सब लोग कमेंट करते हुए ज़रूर चलेंगे और आंसर भी टाइप करते हुए चलेंगे। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 133वां, है ना। कितना है? 133वां, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्न में से कौन सा कारक खाद्य श्रृंखला को आगे बढ़ने से रोकता है। इनमें से कौन सा कारण है जो आपकी खाद्य श्रृंखला जो है उसे आगे बढ़ने से रोकेगा? तो लीजिए इसका आंसर दीजिएगा आप लोग। दबाव, ऊर्जा, पोषण या ताप, कौन रोकेगा खाद्य श्रृंखला को आगे बढ़ने से? आंसर दीजिएगा इसका कि खाद्य श्रृंखला को आगे बढ़ने से कौन रोकता है। चलिए जल्दी सब लोग आंसर करिएगा कि आपका आंसर क्या होगा। चलिए आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा। ऊर्जा जो है, अगर ऊर्जा की कमी हुई, देखिए दबाव, आपका जो प्रेशर है, पोषण है, ताप है, ये तो आपका थोड़ा सा उसको परेशान करेगा, मगर अगर आपकी ऊर्जा ही नष्ट हो जाएगी तो खाद्य श्रृंखला का तो मेन ही काम है ऊर्जा का स्थानांतरण, है ना। आपने 10% का नियम तो सुना ही होगा। तो 10% के नियम में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। इस तरीके की आपका जो खाद्य ग्राफ बनता है जिसमें आपके प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और आपका जो बोलते हैं तृतीय उपभोक्ता यानी महान उपभोक्ता जो रहता है वो सबसे ऊपर रहता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, आपके साग वगैरह होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसका भोजन कौन करता है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को कौन खाता है? द्वितीयक उपभोक्ता। और द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाता है? आपका तृतीयक उपभोक्ता। इस तरीके से यहाँ पे आपको संख्या सबसे कम, तो संख्या जो होती है आपको टॉप पे संख्या सबसे कम देखने को मिलती है। मतलब जहाँ पे संख्याएं कैसी होती हैं? कम होती है ना। इससे ज़्यादा संख्या कहाँ होती है? द्वितीयक उपभोक्ता में होती है। और फिर इसके बाद ये सबसे ज़्यादा संख्याएं आपको यहाँ देखने को मिलती है। कोई भी जानवर वगैरह सबसे ज़्यादा जो आप अगर खाद का इस तरीके से पिरामिड बनाते हैं तो
ये आपका लेवल होता है। ऊर्जा, अगर आप घास के मैदान में ऊर्जा का जो हम बोल सकते हैं ना पिरामिड कैसा बनता है, तो याद रखिएगा सदा सीधा बनता है, और जल में अगर पूछे तो सदा उल्टा बनता है। ये हमें याद रखते हुए चलना है। अब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 1000 ऊर्जा है ना, तो 1000 ऊर्जा को अगर कोई यहाँ पे रहने वाला कोई जानवर खा रहा है तो उसमें कितनी बचेगी, तो उसमें 10% यानी 100 आ जाएगी, है ना। और 100 में से फिर इसके बाद 10%, क्योंकि वो 90% ऊर्जा तो खुद के ही कामों में मतलब हम बोल सकते हैं यूज़ कर लेता है। अगर हम खाना खाते हैं तो खाना का अगर मान लीजिए कोई चीज़ खा रहे हैं या कोई भी खाना में कुछ भी खा रहे हैं तो उसका 90% हम यूज़ करेंगे। और हमारे हमने अगर कोई हमारा शिकार करता है कोई जानवर, तो वो हमको खाता है, तो हमारी केवल 10% ऊर्जा का यूज़ वो करेगा, और उस 10% उसके लिए 100% रहेगी। और उस 100% ऊर्जा में अगर जब वो कोई उसका शिकार कर लेता है, मतलब एक जानवर दूसरे जानवर का शिकार करता है, तो उसकी आपकी 100% ऊर्जा में से केवल उसके पास कितने परसेंट ऊर्जा जाती है, केवल 10% ऊर्जा जाती है। और इस जानवर का अगर ये ये ग्रीन वाले जानवर का रेड वाले जानवर में शिकार कर दिया, तो इस 10% में से केवल इसके पास कितनी परसेंट ऊर्जा जाएगी, 10% इसकी ऊर्जा जाएगी। इसी प्रकार 1000 में से 100 ऊर्जा पूछती है, और 100 में से केवल 10 ऊर्जा किसके पास पूछती है, टॉप वाले के पास पहुँच जाती है। इसे बोलते हैं 10% का नियम बोलते हैं लिंडमान का। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये मैंने जो थोड़ा सा समझाने की आपको कोशिश करी थी ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो ऊर्जा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी खाद्य श्रृंखला के लिए, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत में वर्तमान में हमारे पास कितने राष्ट्रीय स्तर के बीज निगम हैं। निगम पूछा है जहाँ पे बीजों को प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो चलिए आंसर दीजिएगा इसका। आप लोग कितना आंसर देने वाले हैं? आई होप आप सभी आंसर सही करेंगे। 2, 5, 7, 9 जल्दी से टाइम के अंदर आंसर करते हुए चलिएगा, है ना। नॉर्मली आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलिए टाइप कर दीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी नहीं है। भारत में वर्तमान में हमारे पास कितने राष्ट्रीय स्तर के बीज निगम हैं, ऐसा पूछा गया है। आई होप आप सबने आंसर सही किया होगा। 2, केवल कितने हैं हमारे पास? 2 हैं। याद रखिएगा, केवल 2 हमारे पास क्या हैं, आपके राष्ट्रीय स्तर के हैं। अलग अलग स्टेट लेवल पे तो है, मगर राष्ट्रीय स्तर पे पूछेंगे तो केवल 2 ही रहेंगे, ये पूछा गया है। ठीक है। कारगिल स्मृति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कारगिल स्मृति दिवस पूछा गया है आपसे, इसका आंसर दीजिएगा। चलिए जल्दी से आप लोग आंसर लगा दीजिएगा। इसका तो ज़्यादातर लोगों को याद भी होना चाहिए इसका आंसर, कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 24 जुलाई, 27 जुलाई, 25 जुलाई या 26 जुलाई। तो चलिए आंसर लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। सब लोग आंसर देते हुए चलेंगे इस क्वेश्चन का, और जल्दी आंसर करना भी है। चलिए, आपका टाइम भी ख़त्म हो गया है, और आई होप आप सबने आंसर सही भी दिया होगा। तो कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। निम्न में से कौन सा राज्य श्रावणी मेला आयोजित करता है? श्रावणी मेला कहाँ पर आयोजित होता है, ये पूछा गया है। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, श्रावणी मेला का। इसका आंसर दीजिएगा, श्रावणी मेला किस राज्य में आयोजित होता है? तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा या झारखंड? आंसर सब लोग को देना है कि श्रावणी मेला श्रावण के माह में, मतलब जो आपका हम बोलते हैं श्रावण माह चलते हैं ना, इस समय आयोजित किया जाता है आपका। जल्दी से बताइएगा आप। सावन में जो चलता है, सावन का जो मंत्र रहता है हमारा, उस समय आयोजित किया जाता है ये। लीजिए इसका आंसर है डी, झारखंड में किया जाता है। अच्छा ये बताइए, सरहुल कौन सा? सरहुल, तो जो आपका सरहुल त्यौहार है ये कहाँ का है? अभी आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आंसर देना है। फेमस है, त्यौहार है, और जनजातियों द्वारा मनाया भी जाता है। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको ज़रा थोड़ा सा टाइम देती हूँ, मैं रुकी भी हूँ। आई होप आप सब लोग इसका कमेंट ज़रूर देंगे जिनको पता है कि सरहुल त्यौहार कहाँ पर आयोजित किया जाता है।
अब जैसे तमिलनाडु हुआ तो आपको जल्दी से इसके बारे में बताना है। गुजरात में कौन से त्यौहार हैं, अगर आप लोगों में से किसी भी को भी पता है इन राज्यों के बारे में तो आप उन्हें उनके भी कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। जल्दी जल्दी आई होप आपने सरहुल डाल दिया होगा। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल सकती हूँ क्या? आपने इसका आंसर ज़रूर दे दिया होगा, है ना? आई होप सबने दिया होगा। मैं देखूंगी कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का आंसर किसने दिया था कि सरहुल त्यौहार कहाँ पे आयोजित किया जाता है। फेमस है और हर बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से किस मिशन में प्रज्ञान रोबोट वाहन का उपयोग किया गया था? वाओ, ये तो सबको पता होगा। प्रज्ञान रोबोट का बारे में पूछा गया है, प्रज्ञान, है ना? तो चलिए पहले तो टाइमर ले लीजिएगा आप, फिर इसका आंसर ज़रूर करिएगा। चलिए आप आंसर करिएगा इसका कि प्रज्ञान रोबोट का प्रयोग किस में किया गया था? मंगलयान में, चंद्रयान 2, चंद्रयान फर्स्ट या शुक्रयान में? तो इसका आंसर आप लोग क्या लगाने वाले हैं? फटाफट आंसर लगाते हुए चलिएगा कि आपका इसका आंसर आप क्या लगाने वाले हैं। वैसे तो सब लोग आंसर इसका सही लगाएंगे, है ना? सबको पता है इसके बारे में, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रयान 2। क्या हो जाएगा राइट आंसर? चंद्रयान 2, जो हमारा कैसा हो गया था? विफल हो गया था, है ना? जो आपकी चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश नहीं कर पाया था, मगर जो हमारे चंद्रयान से थर्ड रहा है सफलतापूर्वक दक्षिण ध्रुव पर उतर चुका है। अच्छा ये बताइएगा कि जिस पॉइंट पे दक्षिण जी हमारी चंद्रमा है, प्यारा सा हमारे चंद्रमा है, ये दक्षिणी ध्रुव है, इस पर जो हमारा हमारे जो रोबोट प्रज्ञान उतरा था, है ना, जो हमारा चंद्रयान 3 उतरा था, इसका पॉइंट का नाम क्या दिया गया है ना? जल्दी से बताइएगा इस पॉइंट का नाम क्या दिया गया है। अच्छा इसके साथ ऑर्बिटर भी गया था, है ना? तो उसका नाम क्या रखा है? तो ये भी आपको बताना है कि ऑर्बिटर का नाम क्या था। रोबोट का नाम तो प्रज्ञान पता चल गया, ऑर्बिटर का नाम क्या था? साथ में ये जिस पॉइंट पे उतरा है उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया है? अच्छा ये किस तारीख को उतरा है ये तो आपको पता होगा, क्योंकि उस तारीख को तो हमारे यहाँ स्पेस डे भी मनाने लगे हैं। अच्छा मैं मंथ ज़रूर बता सकती हूँ, अगस्त में पहुँच गया था, जुलाई में लॉन्च हुआ था, अगस्त में पहुँचा है। अगस्त की किस तारीख को पहुँचा है ये आपको मुझे बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आप सब लोग इनके आंसर ज़रूर मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किस मलखम का जन्म स्थान माना जाता है? किसे मलखम का जन्म स्थान पूछा गया है? भोपाल, नासिक, मुंबई या रायपुर? अरे वाह यार, चलिए इसका आंसर दीजिएगा आप लोग, सब लोग कमेंट बॉक्स में मुझे फटाफट आंसर करिएगा। अच्छा मलखम जो है वो हमारे मध्य प्रदेश का क्या है? राजकीय खेल भी बन चुका है। एक राज्य स्तर पर मलखम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। फिर इसके बाद इसकी एकेडमी कहाँ है? तो एकेडमी आपको उज्जैन में देखने को मिलेगी। मलखम एकेडमी जो है वो उज्जैन में आपको देखने को मिलेगी। मलखम में 4 प्रकार के मलखम किए जाते हैं ना, जिसमें महिला द्वारा केवल एक ही मलखम किया जाता है ना? बाकी सारे मलखम जो 3 हैं वो पुरुषों द्वारा किए जाते हैं, याद रखिएगा। फिर इसका मलखम एकेडमी कहाँ पर है? तो मलखम एकेडमी हमारे यहाँ कहाँ पर है? उज्जैन में। ये भी आपको याद रखना है। राजकीय खेल भी है, ये भी अच्छे से याद रखते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे पहले तो इसका आंसर ले लेते हैं हम लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नासिक। नासिक से मलखम का क्या माना गया है? जन्म स्थान माना गया है। ये हमें अच्छे से याद रखते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा मलखम में कौन सा अवार्ड देती है मध्य प्रदेश सरकार, है ना? जल्दी से बताइएगा कि मलखम में मध्य प्रदेश सरकार कौन सा अवार्ड देती है। ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि मलखम में मध्य प्रदेश सरकार कौन सा अवार्ड देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए फिर इसके बाद आ जाएगा 2022 ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया? अब 2022 का जो ओलंपिक हुआ था इसका आयोजन कहाँ किया गया था? चाइना, नीदरलैंड, बरमूडा या इंग्लैंड? तो इसका आंसर दीजिएगा। इसका आप आंसर क्या देने वाले हैं? जल्दी से आंसर देते हुए चलना है आप सबको कि आपका 2022 का कहाँ पर आयोजित हुआ था? ओलंपिक पूछा गया है ना? आंसर दीजिएगा। 2022 में तो आयोजित हुआ था, मगर आयोजित 2020 का हुआ था, ये भी हमें, क्योंकि अभी 24 वाला कहाँ हुआ है? पेरिस में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? पेरिस में हुआ है, जिसमें हमने कितने पदक जीते हैं? अच्छा बताइएगा हमने कितने पदक जीते हैं टोटल? पेरिस ओलंपिक में हमारे पास टोटल कितने पदक आए और ज़्यादा पदक कौन से गेम में आए? तो मैं बता देती हूँ, सबसे ज़्यादा पदक हमारे शूटिंग में आए हैं, ये आपको बताना है।
और कितने टोटल आए हैं ये आपको कमेंट करके बताना। चलिए आप सबने इसका आंसर ज़रूर दे दिया होगा। तो हमने आपको डेट भी बता दी थी, हुई चाइना में थे, 2022 में हुए थे, मगर हुए कब के थे, 2020 के हुए थे। 2020 में कोरोना के कारण ये गेम आयोजित नहीं हो पाए थे, इसलिए 2022 में चाइना में करवाए गए थे, मगर थे 2020 के। ये आपको अच्छे से याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अभी 2024 के कहाँ हुए हैं, तो पेरिस में हुए हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गोल्फ से किस खिलाड़ी का संबंध है। गोल्फ से पूछा गया है राफेल नडाल, है ना, आपका आपके हैं रोरी मैक्सवेल, क्विल एलिसन या डेनियल विक्टोरिया। जल्दी से आंसर दीजिएगा। आप लोग क्या आंसर देने वाले हैं इसका। आपसे पूछा गया है गोल्फ के खिलाड़ी का नाम पूछा गया है, तो गोल्फ के खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। जल्दी जल्दी सब लोग बताते हुए चलेंगे, गोल्फ के खिलाड़ी का क्या नाम है। गोल्फ के खिलाड़ी का नाम आप लोगों ने बता दिया होगा, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रोरी मैक्लेरोड। ये आपके गोल्फ के खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल जो है वो आपके टेनिस खेलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपका 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के साथ निम्नलिखित में से क्या मनाया जाता है। आपको ये बताना है कि 5 दिसंबर को एक तो विश्व मृदा दिवस होता है, और दूसरा क्या होता है, विश्व एड्स दिवस, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस होता है, विश्व ध्वज दिवस होता है, या विश्व चाय दिवस होता है। चलिए आंसर करिएगा, इसका आप आंसर क्या लगाने वाले हैं। चलिए मैं आपके आंसर का इंतज़ार करती हूँ, और फटाफट आप आंसर देने वाले होंगे इसका। चलिए फटाफट आंसर देते हुए चलना है आपको। आपका आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से दीजिएगा कि विश्व मृदा दिवस के साथ साथ आपका एक और कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, विश्व ध्वज दिवस, या विश्व चाय दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, तो इसका राइट आंसर है आपका आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। कब, आपका 5 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से विधि में छात्र क्रमिक वातावरण में कार्य करते हैं, है ना। कृत्रिम वातावरण में आपका प्रायोगिक, गुप्त, प्रतिधारण या भूमिका निर्वाह। चलिए से आंसर देते हुए चलना है आपको इस क्वेश्चन का। आप जल्दी जल्दी आंसर लगा दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या लगा रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस विधि में छात्र क्रमिक वातावरण में कार्य करते हैं। कृत्रिम वातावरण जो होता है आपका, मतलब आर्टिफिशियल जो वातावरण होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसमें काम करते हैं। कृत्रिम वातावरण में, है ना, कृत्रिम वातावरण में काम करते हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। आई होप सबका आंसर हो गया होगा। ये हो जाएगा भूमि निर्वाह। देखो प्रायोगिक में आपका कृत्रिम वातावरण में एक विद्यार्थी काम नहीं करेगा, गुप्त रूप से भी नहीं करेगा, वो गुप्ती है, मतलब पूरा सीक्रेट है, तो उसमें कैसे कर सकता है वो काम, प्रतिधारणा में भी नहीं करता है। हाँ, भूमिका निर्वाह, किसी भी के प्रति अगर वो भूमिका निर्वाह कर रहा है तो वो अपने आसपास समझता है एक आर्टिफिशियल, कृत्रिम में क्या है, एटमॉस्फेयर है, कृत्रिम में वातावरण है जिसमें वो काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसका आंसर देना है आप सभी को कि पौधों के अध्ययन की एक संगठित क्षेत्र भ्रमण में छात्र निम्नलिखित में से कार्य करने में सक्षम हैं। आपको आंसर देना है इसका कि पत्तियों के रूप में, आकार एवं पैटर्न में अंतर, कुछ परिचित पौधों के नाम सीखेंगे। तो आप इसके कोड में आंसर दीजिएगा कि आपका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से इसका आंसर आपको देना है। सब लोग आंसर देते हुए चलेगा। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, एक और दोनों ही सही हैं, या दोनों सही नहीं हैं। आंसर दीजिएगा जल्दी जल्दी इनकी। आई होप आप सब लोग आंसर लगा भी रहे होंगे, है ना। सब लोग आंसर करिएगा, और सब लोग ही आंसर देते हुए भी चलेंगे। सबको ही आंसर देना है और सबको ही आंसर करना भी है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक और दोनों। अगर आप बच्चों को कृत्रिम पेड़ पौधों के अध्ययन के बारे में सीखना है तो उसे आपको जो वातावरण में अगर टीचर घुमाने किसी ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहाँ पेड़ पौधों से संबंधित उन्हें जानकारी मिल सके, तो बच्चे पेड़ों के आकार को भी सीखेंगे, साथ में पेड़ कैसे लगते हैं इसको भी जानेंगे, उनकी पत्तियां एक बीजपत्री हैं या दो ही बीजपत्री हैं इसको भी जानेंगे, है ना। और अगर कोई आप ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहाँ पेड़ पौधों के जानकार कोई वैज्ञानिक है जो बच्चों को बहुत अच्छा सिखा सकते हैं, तो बच्चे और भी अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगे और कुछ जो पेड़ पौधे उन्होंने कभी देखे नहीं होंगे उनसे भी वो परिचित हो जाएंगे। तो बच्चों को बहुत कुछ क्या मिलता है, आपका सीखने को मिलता है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक प्रारंभिक यात्रा आपको किस में मदद करती है? एक कोई प्रारंभिक यात्रा है वो हमें किस में मदद करती है? यात्रा के लिए अपने लक्ष्यों को संशोधित व बदलाव करने में, अपने आप को चुनौती देने में, छात्रों को जोखिम भरे वातावरण में ले जाने में, किताब पढ़ने में मदद करती है। तो प्रारंभिक यात्रा पूछी गई है, इसका आंसर दीजिएगा। आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिएगा कि आप लोग क्या आंसर देने वाले हैं कि एक प्रारंभिक यात्रा आपको किस में मदद करती है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। यात्रा के लिए एक लक्ष्य संशोधित एवं या बदलाव करने में, हमें कोई यात्रा है वो कोई लक्ष्य निर्धारित करने में या संशोधित करने में हमारी मदद करती है, या फिर आपको अपने आप को चुनौती, मतलब हम कोई काम कर रहे हैं इसको हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसकी चुनौती देने में मदद करती है। छात्रों को जोखिम भरे वातावरण में ले जाने की, छात्रों को ऐसे वातावरण में जहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकते, खतरा ही खतरा है चारों ओर, ऐसे वातावरण में, या किताब पढ़ने में मदद करती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। हमें एक लक्ष्य निर्धारित करने में क्या करती है, ये हमारी मदद करती है ना। क्या करती है? लक्ष्य निर्धारित करने में हमारी मदद करती है, उनको संशोधित करने में मदद करती है, साथ में अगर हमको उनको बदलना है इसमें भी हमारी मदद करती है एक प्रारंभिक यात्रा। चलिए, कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो वो हमें यही सिखाती है, अगर जब तक आप किसी काम को करना स्टार्ट नहीं करेंगे तो उसमें क्या गलतियां हैं, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो ये आपको यही सिखाता है, अगर आप कोई काम शुरू कर रहे हैं तो उसे किस तरीके से आपको बदलना है या उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ आपको सीखने को मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग दीर्घकालीन परिणाम नहीं है? ग्लोबल वार्मिंग का कौन सा दीर्घकालीन परिणाम नहीं है, आपसे ऐसा पूछा गया है। ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, समुद्री तट की बाढ़, तापमान में गिरावट, विभिन्न पौधे और जानवरों की प्रजातियों का लुप्त होना। तो जल्दी से इसका आंसर आप दीजिएगा। आई होप सब लोग इसका आंसर सही ही लगाएंगे क्योंकि ज़्यादा कठिन नहीं है। ऑप्शंस भी ऐसे हैं जिनका आप आंसर, अगर आपने थोड़ा बहुत ग्लोबल वार्मिंग को पढ़ा है तो आप इसका आंसर ज़रूर ही सही लगा पाएंगे। तो जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिएगा कि इसका आप आंसर क्या देने वाले हैं। आपको सबको आंसर देने हैं इसके, सब लोग आंसर देते हुए चलेंगे। आई होप आपने आंसर्स इसके लगा दिए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, तापमान में गिरावट। अगर देखिएगा, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, मैंने आपको 3 रोज़ इससे रिलेटिव कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, है ना, ग्लोबल वार्मिंग से। और मैं रोज़ ही एक आपको एक कांच का घर बना के बताती हूँ कि आपका मान लीजिए कांच का घर है, उसमें आप धूप आ रही है, उसमें कैद हो जाती है। ऐसे ही हमारे आसपास का जो वातावरण है वो गैसों द्वारा निर्मित हो जाता है, और वो गैसें क्या करती हैं, कांच के घर के जैसे आपका बिहेव करने लगती हैं, व्यवहार करने लगती हैं, जिसमें गैस आ तो जाती हैं मगर उसकी जो ऊर्जा, गर्म ऊर्जा, वो बाहर नहीं जा पाती, जिसके कारण हमारी पृथ्वी गर्म हो जाती है और आपके ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। तो आपका ध्रुवीय बर्फ़ का पिघलना, ध्रुवीय ना मतलब आप समझ रहे होंगे, ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है, और इस तरीके की, एक मिनट रुकिएगा, देखिए ये हमारी पृथ्वी है इस तरह, और ये है उसका ध्रुवीय, है ना, ये उसके ध्रुव है, ये आपके ध्रुव यानी ऊपर और नीचे। अब यहाँ पे अंटार्कटिक और आर्कटिक आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारी बर्फ़ देखने को मिलेगी, है ना, और ये मतलब ये इसके पिघलने की, यानी ध्रुवीय बर्फ़ का पिघलना। देखिए क्वेश्चन ये बोलता है क्या ध्रुवीय बर्फ़ के पिघलने से ग्लोबल वार्मिंग नहीं बढ़ेगी? नहीं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही ध्रुवीय बर्फ़ पिघल रही, मतलब ये तो कारण है उसका। फिर बोला समुद्री तट की बाढ़। अब देखिएगा, अगर कहीं पे पानी की मात्रा अधिक हो
हो जाएगी तो वहाँ पे बाढ़ आएगी कि नहीं आएगी। तो धीरे धीरे जो आपके समुद्री तट हैं यहाँ पे आपके, जैसे हमारा ही दक्षिणी जो एरिया है भारत का वो इस तरीके से है ना, प्रायद्वीपीय एरिया। अब धीरे धीरे अगर पानी का लेवल बढ़ेगा तो पानी धीरे धीरे तट को डुबोएगा कि नहीं डुबोगा, है ना। तो याद रखिएगा, तो मतलब इससे बाढ़ से भी इसका काम बढ़ सकता है। फिर दूसरा उसने बोला है आपके जानवरों का विलुप्त होना। अब देखिए यहाँ पे अगर तटीय क्षेत्र में कोई से जानवर निवास कर रहे हैं इस तटीय क्षेत्र में, और बाढ़ आने के कारण वो धीरे धीरे प्रजाति विलुप्त होती चली जाएगी। देखिए अगर वो यहाँ पर जंगल में रह रही है तो ये जंगल में पानी भर जाएगा, और वो सूखे प्रदेश में रहने वाले जीव जंतु वो धीरे धीरे मानवीय बस्ती की ओर आपके आगे बढ़ेंगे, माइग्रेट होंगे आपकी किसके, मानवीय बस्ती की ओर। मानव उनका शिकार कर देगा तो धीरे धीरे वो विलुप्त की ओर चले जाएंगे। तो ये भी कारण है। मगर तापमान अगर गिरने लगेगा, अगर कहीं पे तापमान ठंडा होने लगेगा तो बर्फ़ तो पिघलेगी नहीं, बर्फ़ पिघलेगी नहीं तो आपका तटीय क्षेत्र डूबेंगे नहीं, और तटीय क्षेत्र नहीं डूबेंगे तो आपके जिस तटीय क्षेत्र पे बाढ़ आ रही है वो तटीय क्षेत्र जहाँ पे जानवर निवास कर रहे हैं वो आपके मानवीय बस्ती की ओर बढ़ेंगे नहीं। जब मानवीय बस्ती की ओर नहीं बढ़ेंगे तो वो उनका विलुप्तीकरण नहीं होगा। तो ये इतना सारा कारण किस में हो जाएगा, आपके ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है ना। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होता है, और इसका कौन सा कारण नहीं होगा आपका, तो आपका तापमान की गिरावट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं होगा। तापमान क्या, हाँ गिरावट की जगह अगर तापमान में बढ़ोतरी होती तो हाँ ये भी कारण हो जाता। आई होप मैंने जो समझाया होगा आपको ज़रूरी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आपके सामने बन के आएगा तो जो मैंने थोड़ा सा आपको एक स्टोरी टाइप की बना के बताई थी तो आप उससे अगर रिलेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस को सही से और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए इसका आंसर सी है तो सी लगा लीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ने की संकल्पना लेने के उद्देश्य से हर साल निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा आपका सम्मेलन आयोजित होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक होती है, यूएनओ की जो हर साल मीटिंग होती है वो होती है। सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे क्या यूएनओ आपका सम्मेलन आयोजित करता है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पे होता है, जो क्लाइमेट चेंज में आपका यूएनओ का होता है ये वाला होता है। क्या मानव पर्यावरण पर आपका संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन होता है। क्या ह्यूमन आपका एनवायरनमेंट पे कोई सम्मेलन यानी कोई सा आपका समिट होती है उसके बारे में बताना। तो जल्दी से आंसर आप लोग फटाफट इसका आंसर मुझे लगता है आप लोग देना स्टार्ट भी हो गया होगा आप लोगों का आंसर, मैंने जब तक क्वेश्चन रीड करा है। तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इसका आप लोग फटाफट। चलिए मैं वेट कर रही हूँ आप लोगों के आंसर का, आप जल्दी से आंसर लगा रहे होंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ने से हमारे जो आसपास की जो वातावरण हो रहा है, हमारा प्रदूषित वातावरण हो रहा है, इससे लड़ने के लिए और ये गैसों के कारण जो हमारी पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जा रही है, जो हानिकारक होती जा रही है, उससे लड़ने के लिए कौन सा सम्मेलन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन। अब देखिए ज़रा, ग्लोबल वार्मिंग जो होगा वो आपकी संयुक्त महासभा की बैठक तो होगा, वो सतत विकास के लिए नहीं होगा, है ना। सतत विकास तो 17 हमारे गोल में सस्टेनेबल गोल हैं जो ह्यूमन को डेवलप करने के लिए, जो किसी व्यक्ति की आपको उसकी जीवनचर्या, उसकी जो रहन सहन है उसको सही सुधार करने के लिए बताया गया है। और है ना आपका मानव पर्यावरण संयुक्त में ये नहीं होगा। हाँ जलवायु परिवर्तन, क्योंकि आपका जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण जलवायु में परिवर्तन होता है। जलवायु में कैसे परिवर्तन होगा, अगर ज़्यादा अधिक गर्मी बढ़ जाएगी हमारे वातावरण में तो पानी का जो आपका हम बोलते हैं ना बारिश हर समय होने लगी है। धीरे धीरे हमारे जो आसपास चेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं पानी का, जैसे पहले पानी बारिश में जो मौसम होते थे अब वो धीरे धीरे पानी का मौसम ऊपर नीचे हो रहा है, ख़राब हो रहा है, सही से पानी भी नहीं गिरता है। कहीं जहाँ पे अच्छा पानी गिरता था अब वहाँ धीरे धीरे पानी की कमी होने लगी है। तो ये इस टाइप के हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं जलवायु परिवर्तन से। अब धीरे धीरे आपकी गर्मी में बढ़ोतरी हो रही है। आपने देखा है कहीं 50 डिग्री सेल्सियस, कहीं 56 डिग्री सेल्सियस हो गया, है ना। तापमान में बढ़ोतरी हो रही है ना। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी है ना। इस तरीके से परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग
की CCE की सिफारिश की गई है। CCE जो होती है आपकी, तो उसकी क्लास सिफारिश की गई है बच्चों के तनाव और चिंता को कम करने के लिए, अधिगम में वृद्धि लाकर बच्चों की प्रगति में मदद करने के लिए। तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और दोनों सही है, या आपका दोनों सही नहीं है? इसका आंसर दीजिएगा कि आप लोग क्या आंसर लगाने वाले हैं। आई होप आप लोग सही आंसर लगाने वाले हैं इसका। अगर CCE होती है, जो आपकी CC होती हैं कॉलेज में, तो वो किस लिए होती हैं? जल्दी से बताइएगा। बच्चों के तनाव को कम करने के लिए, कि उसमें अधिगम में वृद्धि लाने के लिए, किसके लिए की जाती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। चलिए, आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। देखिए, CC जो होती हैं आपके बच्चों के तनाव एवं चिंता को भी कम करने के लिए होती हैं, क्योंकि उसमें कुछ चुनिंदा टॉपिक्स दिए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने से रिलेटिव रहते हैं, है ना, जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहते हैं। ऐसे टॉपिक्स दिए जाते हैं जो बच्चा उनको एक बार जो टॉपिक्स, कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को पढ़ लेता है, जिससे उसके आपको थोड़ी सी पढ़ाई से रिलेटिव जो भी उसकी हेडेक होती है, मतलब जो भी वो परेशान होता है, उससे थोड़ा वो उसका सिलेबस याद हो जाता है। साथ में उसके अधिगम में जो CC के नंबर होते हैं, प्लस होते हैं आपके मार्कशीट में, तो वो भी आपका अच्छा रहता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। आपके दोनों ही ऑप्शन सही हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन रूब्रिक के लिए एक मापदंड नहीं होता है? कौन सा रूब्रिक के लिए एक मापदंड नहीं है? समस्याओं की पहचान, स्वच्छता, आंकड़े इकट्ठा करना, या आपका निष्कर्ष निकालना। जल्दी से आंसर दीजिएगा इनका। आप क्या आंसर दे रहे हैं? चलिए, आप आंसर दीजिएगा फटाफट। आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर लगाते हुए आपको चलना है। जल्दी आंसर दीजिएगा और जल्दी इसके सॉल्व भी कीजिएगा। समस्याओं की पहचान, स्वच्छता, आंकड़े इकट्ठे करना, या निष्कर्ष निकालना। जल्दी से आंसर दीजिएगा, है ना। आपका रूब्रिक पूछा गया। रूब्रिक एक मापदंड है, उसमें कौन शामिल नहीं है? मापदंड नहीं हो सकता। तो आई होप आप सबने आंसर दे दिया होगा इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा स्वच्छता। मतलब इसमें समस्याओं की पहचान भी की जाती है, आंकड़े इकट्ठे भी किए जाते हैं, और निष्कर्ष भी निकाला जाता है। स्वच्छता से इसका कोई संबंध नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कि का अर्थ है कि प्रत्येक इकाई या अवधि के अंत में शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन बार बार किया जाता है ना। इसमें से किस कार्य को करने से शिक्षार्थी, जो आपके विद्यार्थी हैं या शिक्षार्थी हैं, उनका बार बार मूल्यांकन होता रहता है? स्थानान्य मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, कार्यकारी मूल्यांकन, या अवधिकता मूल्यांकन। जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। आप लोग क्या देने वाले हैं, है ना। प्रत्येक इकाई या अवधि के अंत में शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, मतलब आपके कोई भी इकाई हुई है, मतलब कोई भी पेपर वगैरह, कोई एग्ज़ाम टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो जो टीचर्स हैं उनके मूल्यांकन करने के लिए कौन सी किया जाता है? आपसे पूछा गया है, तो आंसर दीजिएगा इसका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी अवधि। कौन सा हो जाएगा, है ना? आवधिकता। कौन सा हो जाएगा? आवधिकता। जो मूल्यांकन है ये आपका शिक्षार्थियों के लिए किया जाता है, याद रखिएगा आवधिकता। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पारिस्थितिकी की प्रथम अवस्था है, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है, उसकी प्रथम अवस्था क्या होती है? पानी, ऊर्जा, नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन। चलिए, इजी क्वेश्चन है, आप लोग ज़रूर इसका आंसर सही लगाएंगे सब लोग मिलकर। चलिए, इसका आंसर लगाते हुए आपको चलना है। सब लोग लगाइएगा इसका आंसर। पारिस्थितिक तंत्र की प्रथम अवस्था जो है आपकी आवश्यकता क्या है ना? जल्दी से बताना। आवश्यकता बताना है आपको। पानी है, ऊर्जा है, नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन है? चलिए, सबने आंसर लगा दिया होगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऊर्जा। अभी थोड़ी देर पहले एक ऊर्जा का क्वेश्चन भी आया था मैंने, जिसमें आपको ऊर्जा पूरी डिटेल से बता दी थी, है ना। क्योंकि आपके एक खाद्य श्रृंखला के लिए ऊर्जा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और पारिस्थितिक तंत्र में भी उसकी प्राथमिक आवश्यकता ऊर्जा है ना। क्या है? प्राथमिक आवश्यकता ऊर्जा है। ये भी हमें याद रखते हुए चलना है। एक प्रकार का है खाना, जानवर, चिड़िया, या मकान।
एक मिनट, आई थिंक कुछ मिसिंग है इस क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? एकीकृत जो वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम है वो किस वर्ष किया गया था? आपसे क्वेश्चन पूछा है, इसका आंसर आपको देना है। इसमें कुछ डेट्स दे रखी है, चलिए से उन डेट्स को रीड करते हैं। कौन कौन सी है? 2001, 1990, 1988, 2002। चलिए आंसर दीजिएगा कि एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? एकीकृत वाटरशेड कार्यक्रम के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर आपको देना है। जल्दी से सब लोग देते हुए चलेंगे। एकीकृत वाटरशेड कार्यक्रम, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, लीजिए इसका राइट आंसर है आपका 1990। तो 1990 में आपका कौन सा कार्यक्रम चालू हुआ था? एकीकृत वाटरशेड कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कमज़ोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं लेकिन ज़मीन पर फैले हुए होते हैं कहलाते हैं। आपसे पूछा गया है कौन से पेड़ पौधे ज़मीन पर लेटी हुई अवस्था में होते हैं? जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा, है ना। कमज़ोर क्या होता है? इनका तना क्या होता है? कमज़ोर होता है, जिसके कारण ये आपके खड़े नहीं हो पाते हैं, लेटी हुई अवस्था में रहते हैं। बेल, लता, जड़ी बूटी या झाड़ियाँ। चलिए आंसर दीजिएगा इसके जल्दी से। अगर आप लोगों ने इसकी थ्योरिकल क्लास देखी होगी तो ज़रूर इसका आंसर दिया होगा। मैंने इसमें पूरी थ्योरिकल क्लास में इन सारे पिक्चर्स के सहित इनको आपको बताया भी था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, लता। देखिए मैंने आपको बताया था बेल क्या होती हैं, लताएं क्या होती हैं। जैसे आपने कद्दू वगैरह की बेलें तो देखी होंगी ना, पम्पकिन की जो पम्पकिन लगे होते हैं उनकी बेलें वगैरह देखी होंगी, तो वो नीचे कैसे आपकी लेटी हुई पोजीशन में होती है ना, वो क्योंकि उसका जो तना होता है वो कितना कमज़ोर होता है। एक तो फल उनमें बहुत बड़े बड़े लगते हैं, और फल बड़े बड़े लगते हैं तो साथ में उनका तना इतना कमज़ोर होता है तो वो किसी चीज़ पे चढ़ नहीं पाता है, इसलिए वो कैसे होते हैं? लटकी हुई अवस्था में होती है। बेलें वगैरह आपने देखी होंगी, जो फूल वगैरह की बेलें होती हैं उनमें फल वगैरह तो ज़्यादा लगते नहीं हैं, है ना, तो वो आसानी से किसी सहारे से ऊपर चढ़ जाती हैं, है ना। मगर ये चीज़ें आपकी हमें ऐसे बड़े बड़े फल जैसे लौकी वगैरह जो लगती हैं, गिलकी वगैरह लगती हैं, इनको इस तरीके से रखना पड़ता है ताकि उनको ज़्यादा हम, है ना, बड़ी ऊंची उस पर नहीं रख सकते, नहीं तो वो टूट जाती है, क्योंकि उनके फलों के वजन ही बहुत ज़्यादा उनमें होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हैं। झाड़ियाँ कैसी होती हैं? तो झाड़ियाँ आपकी है ना तो ये पेड़ों में आती हैं और ना ही ये आपके बेल वगैरह लताओं में आती हैं, तो ये भी हमें याद रखते हुए चलना है ना। ये आपकी छोटी छोटी पत्तियाँ वाले होते हैं, कांटेदार होती हैं, इनमें कांटे होते हैं और ये सूखे स्थानों पर ज़्यादा पाई जाती है। कहाँ पे? जहाँ पे पानी की कमी होती है, ऐसे स्थानों पर ज़्यादा पाई जाती हैं। सामाजिक विकास का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? सामाजिक विज्ञान का पूछा है उसने। अरस्तु, डार्विन, हार्वर्ड ने किया था या स्किनर ने किया था? किसने किया था ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। लीजिए इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करते हुए दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या देने वाले हैं? जल्दी से आपको देना है। सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने सर्वप्रथम किसने दिया था? आपसे क्वेश्चन पूछा गया, उसका आंसर दीजिएगा। सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक विकास का पूछा है ना, विज्ञान नहीं, सामाजिक विकास का है, आंसर दीजिएगा। चलिए आपका आंसर सही होगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा तो वो आपका आ जाएगा हार्वर्ड स्पेयर्स, है ना। जो हार्वर्ड स्पेयर्स है, इनके द्वारा सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था। जब हमने सामाजिक मतलब जो हमारे आसपास जो हमारे रहने वाले वातावरण में जो रहने वाले लोग हैं, एक परिवार से हम बड़ी सी इकाई बनती है, बड़ी सी इकाई से गाँव मोहल्ले वगैरह का निर्माण होता है, तो वहाँ पर रहने वाले जो आपके बच्चे होते हैं वो लोगों के व्यवहार से और आपके घर के परिवेश से क्या एक समाज का निर्माण करते हैं, और उसमें कुछ परंपराएं होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं, इन सबको फॉलो भी करते हैं, है ना। तो ये आपका ऐसा जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? हार्वर्ड द्वारा दिया गया था, ये हमें याद रखते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया था? जो उर्वरक कारखाना है वो कहाँ पर खोला गया था प्रथम, ये आपसे पूछा गया है। लीजिए इसका आंसर आपको देना है, जल्दी से दीजिएगा कि प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया था? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? उर्वरक कारखाना आपसे पूछा गया है, जल्दी से आंसर दीजिएगा कि आपका आंसर क्या होने वाला है। केरल,
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका? जल्दी से आंसर आपको देना है। चलिए, आप लोगों ने आंसर दे दिया होगा। तो पहला उर्वरक कारखाना कहाँ खोला गया था? तमिलनाडु में खोला गया था। ये हमको याद रखना। उर्वरक यानी जो आपकी फसलों में देने वाले जो आपके रसायन होते हैं, इससे रिलेटिव है, इसका कारखाना है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कृषि निवेश नहीं है? भौतिक कृषि निवेश पूछा है। सूर्य प्रकाश, श्रम, मृदा या वर्षा? तो इनमें से कौन सा आपका भौतिक कृषि निवेश नहीं है, ऐसा पूछा गया है। नीचे आंसर दीजिएगा कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं। भौतिक कृषि निवेश के बारे में आपसे पूछ रहा है। चलिए आंसर फटाफट आपको लगाते हुए चलना है। सबको ही आंसर देना है इसका। सब लोग आंसर देते हुए चलेंगे। सूर्य का प्रकाश, भौतिक ऊर्जा कृषि में निवेश के कोई उपयोग नहीं होता, श्रम नहीं होता, मृदा नहीं होती है, वर्षा नहीं होती। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, श्रम। क्योंकि भौतिक मतलब जो हमारे आसपास है ना, जैसे सूर्य का प्रकाश है, मृदा है और वर्षा है, ये सब भौतिक कृषि के अंतर्गत आते हैं। मगर जो श्रम है ये भौतिक कृषि के निवेश के अंतर्गत नहीं आता, ये मानवीय कृषि निवेश के अंतर्गत आता है। ये भी आपको याद रखते हुए चलना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई का पारंपरिक तरीका है? सिंचाई का पारंपरिक तरीका पूछा गया है आपके। उप सतह ड्रिपिंग तंत्र, चेन पंप, छिड़काव तंत्र या ड्रिप तंत्र? चलिए आंसर दीजिएगा इसमें। आपको फटाफट देना है। इनमें से कौन सा सिंचाई का पारंपरिक तरीका नहीं है? सिंचाई के बारे में पूछा गया है, पारंपरिक तरीका नहीं है आपका कि उप सतह ड्रिपिंग तंत्र, चेन पंप, फिर इसके बाद छिड़काव तंत्र या ड्रिप तंत्र? जल्दी से आंसर दीजिएगा, आपका आंसर क्या होगा? दीजिए, सही आंसर होगा आप लोगों का। आपने जल्दी से कमेंट भी कर दिया होगा, चेन पंप। तो जो चेन पंप है ये आपका पारंपरिक मतलब पुराने जो हमारे जो पूर्वज जिन सिंचाई प्रणाली का प्रयोग करते थे उसमें चेन पंप का प्रयोग नहीं किया जाता था। हाँ, उपसतह ड्रिपिंग तंत्र मतलब जो नालियाँ वगैरह बनाकर है ना पानी को छोड़ दिया जाता था ताकि पूरी सब गेहूँ वगैरह जो फसल है उनमें पहुँच जाता था। छिड़काव भी किया जाता था और फिर इसके बाद ड्रिप तंत्र का भी प्रयोग किया जाता था, मगर आपका चेन पंप का प्रयोग नहीं किया जाता था, ये याद रखिएगा। चलिए, चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर नम और जलवायु की आवश्यकता होती है। तो अगर हमें चाय की फसल लगानी है मतलब पेड़ों को, छोटे छोटे जो आपके पौधे हैं उनको लगाना है, तो उसके लिए ठंडा है ना पाला वाली जगह चाहिए, ठंडा पाला रहित जगह चाहिए, कोशन पाला वाली जगह चाहिए, कोशन पाला रहित जगह चाहिए। तो चलिए इसका आंसर दीजिएगा कि आप लोग इसका आंसर क्या लगा रहे हैं। सब लोग कमेंट में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप आंसर क्या लगाते हुए चल रहे हैं। आप सबका आंसर जल्दी से आंसर दीजिएगा कि आपका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी जल्दी सब लोग आंसर करते हुए भी चलेंगे। चलिए आपका आंसर सही होगा। चलिए ये इसका क्या आंसर होगा? डी। तो इसमें कौन सी होगी? आपका कोशन मतलब चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोशन नम और है ना पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है, ये आपको याद रखना है। और जो आपकी फसल जैसे आपकी दार्जिलिंग वगैरह में होती है, तो ये ऐसे आपकी जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ पर चाय की फसल की जाती है, जहाँ पे पानी की ज़्यादा मात्रा हो, पानी ज़्यादा हो मगर वो पानी गिरे तो ज़्यादा मगर उनकी जड़ों तक ज़्यादा देर रहे ना, क्योंकि वो फिसल जाए वहाँ से। नहीं तो ज़्यादा पानी अगर उनकी जड़ों को मिलेगा तो चाय की खेती कैसी हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी। ये आप याद रखते हुए चलिएगा। चलिए आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करके ज़रूर जाइएगा, शेयर करना ना भूलें। और कोई भी नया स्टूडेंट, कोई भी मैम सर हमारी क्लास में नए अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं नई मैराथन के साथ। जय हिंद।